हाय, मैं आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। अगर आप लोगों में किसी को नहीं पता है तो एनसीईआरटी की जो 11th में 2 बुक्स आती हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, और उसके अलावा एक बुक आती है एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, और उसमें आपके हर चैप्टर के एमसीक्यू होते हैं। एमसीक्यू में जिसमें केवल एक आंसर करेक्ट होता है, एमसीक्यू जिसमें मोर देन वन करेक्ट होता है, रीज़न असर्शन के क्वेश्चंस होते हैं, मैचिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसके अलावा शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं बेस्ड ऑन योर सिलेबस। द बुक इज़ स्पेशली यूजफुल फॉर कंपटीशन लेवल, और आपका बोर्ड लेवल में भी अब आपको पता है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसलिए बोर्ड लेवल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। 22 क्वेश्चंस, टोटल 22 क्वेश्चंस हैं, और ये आपका कहलाता है एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप 1, जिसमें सिर्फ एक आंसर करेक्ट होता है। यानी ये हमारे लिए यूज़फुल हैं क्वेश्चंस बोर्ड लेवल के लिए भी और आगे चल के कॉम्पिटिशन लेवल के लिए भी। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको इसमें से उठाना है। चलिए शुरू करता हूँ। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पहले सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और लाइक तुरंत कर दो, फिर आगे पढ़ना शुरू करो। आइसोस्ट्रक्चरल स्पीसीज एक पहले क्वेश्चन में टर्म आया है। पहले आप क्वेश्चन को जरा पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ, और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा है। आइसोस्ट्रक्चरल स्पीसीज आर दोज which have the same shape and hybridization among the given species. Identify the isostructural pairs. आपको हर एक क्वेश्चन में 2-2 जोड़े दिए हुए हैं, मतलब एक जोड़ा दिया हुआ है, NF3 BF3 BCl3 BrCl3 इस तरीके से दिए हुए हैं, और आपको इसमें आइसोस्ट्रक्चरल स्पीसीज को ढूंढना है। देखिए, एक बात अपने जहन में बिल्कुल कायदे से रखिए, कहीं पर भी आइसस आ जाए, आइसो आ जाए, तो आइसो का मतलब सेम होता है, कहीं पर भी आ जाए। पूरी केमिस्ट्री में कभी भी कहीं पर भी अगर आइसो टर्म आ गया तो इसका मतलब है सेम। तो आइसो स्ट्रक्चरल नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्ट्रक्चर इसके सेम है। अच्छा, अब हमको इनको अंदर चेक करके देखना है। तो चलिए, इसमें कुछ करने का हमारे पास तरीका नहीं होता है। और देखो 22 क्वेश्चंस हैं, इसको कोशिश करके 100 बनाना है। जैसे बताता चलूँ वैसे करोगे तो 22 में आपके 100 क्वेश्चंस से ऊपर बन जाएंगे, ठीक है। तो इसको करने के लिए आपको मैंने हाइब्रिडाइजेशन बताया हुआ है। तो चलिए, NF3 हमें टोटल चाहिए सिग्मा बॉन्ड का और लोन पेयर का। 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 लोन पेयर है, टोटल कितना आया 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या आई sp3, मगर इसके अंदर एक लोन पेयर है BF3। BF3 में लोन पेयर नहीं है, 1 2 3 सिग्मा है, 0 लोन पेयर है, टोटल 3 है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है, नॉट पॉसिबल। BCl3 BrCl3। अच्छा, अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने अभी भी नहीं आते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मैंने लिंक शेयर किए हुए हैं कि कैसे हम स्ट्रक्चर बनाएं, तो वो आप उसको ज़रूर पढ़िए। तो ये BCl3 हो गया, इसमें लोन पेयर नहीं है, और ये BrCl3 हो गया, इस पर 2 लोन पेयर हैं। 1 2 3 हाइब्रिडाइजेशन sp2। 1 2 3 4 5 हाइब्रिडाइजेशन sp3d। मतलब ऐसे क्वेश्चंस में हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं रहता है, हमें पूरा सॉल्व करना पड़ता है। तो ये भी ऑप्शन नहीं, क्योंकि sp2 है और sp3d है, ठीक है। अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता है निकालना, उसका भी डिटेल मैंने बताया हुआ है, उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। अब आप आइए BF3 माइनस। मैं स्ट्रक्चर को लेकर कोई डिस्कशन यहाँ नहीं करूँगा, क्योंकि मामला फिर भटक जाएगा। 1 2 3 4 सिग्मा है और 0 लोन पेयर है, तो टोटल हो गया 4। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3, और NH4 प्लस में है
ये देखिए NH4 प्लस है, 1 2 3 4, इसके अंदर 4 सिग्मा, 0 लोन पेयर, टोटल 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो यही वाला हमारा आंसर करेक्ट है। फिर भी इसको भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, इसको भी देख लेते हैं करके, क्योंकि मैंने क्या बोला है, ये देखिए NH3 है, 1 2 3 सिग्मा, 1 लोन पेयर, टोटल 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3। और ये हमारा है NO3 माइनस। NO3 माइनस थोड़ा सा कठिन है, इसको याद कर लो बेटा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर धीरे धीरे आप सीखिए इसको याद कर लो आप। ये देखो, ये स्ट्रक्चर याद कर लो, लर्न कर लो, ठीक है। अभी भी देखिए नेट चार्ज इसके अंदर -1 है, इस पे -1 है, इस पे +1 है, इस पे -1 है। अगर नेट चार्ज देखोगे तो अभी भी -1 है। इसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन हम देखेंगे तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा है और 0 लोन पेयर है, टोटल 3 है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो ये आंसर ऑप्शन नहीं हो सकता है। क्लियरली आवर आंसर इज सेकंड। तो इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा समय खर्च होता है, ये इस बात पे भी ध्यान रखना कि टाइम मैनेजमेंट का खेल भी आप समझते चलना, ठीक है। तो ये हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, मैंने सारा क्लियर कर दिया। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 देखिए साइड में दिख रहा है, साइड में आपको दिख रहा है और मैंने आपको स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा है। आप देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 इसके बारे में थोड़ा सा मैंने लिख रखा है। पोलैरिटी जो होती है मॉलिक्यूल की, पोलैरिटी, आप पोलैरिटी टर्म सुनना तो मतलब समझना प्लस माइनस। तो पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर और शेप पर। अब आप देखिए स्क्रीन में आपका क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, मैं पढ़ता हूँ सेकंड क्वेश्चन। पोलैरिटी इन अ मॉलिक्यूल एंड हेंस द डाइपोल मोमेंट डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट आपको बताना है और उसके लिए फिर आपको सारा गेम खेलना पड़ेगा, सारा हाइब्रिडाइजेशन वगैरह का फिर भी मैं आपको बनाता हूँ। ये सेकंड क्वेश्चन के बारे में इधर है, में देखिए CO2 है पहला, हमने ये CO2 को बना लिया। डाइपोल मोमेंट देखेंगे, 1 प्लस से माइनस इधर बना, 1 प्लस से माइनस इधर बना, 2 वेक्टर इक्वल एंड अपोजिट है, इसका जो म्यूनेट होगा दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट 0 होगा। तो ये तो सबसे फिसड्डी हो गया। HI की बात करें, देखिए HI ऐसे बनेगा, ये प्लस है, ये माइनस, देखिए प्लस डेल्टा है, ये माइनस डेल्टा है, प्लस से माइनस की तरफ वेक्टर बनता है, इसकी एक कुछ वैल्यू होगी, ये वैल्यू 0 नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 0, इट हैज़ सम पोलैरिटी। ना वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल की बात करें, वाटर मॉलिक्यूल ऐसे बेंट होता है इसका स्ट्रक्चर के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन कंसल्ट करना पड़ेगा। देखिए ये 2 वेक्टर हैं हमारे, इनका 2 वेक्टर का एक कोई रिजल्टेंट होगा, वो इस तरीके से होगा। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा के थोड़ा इमेजिन करिए आप, इस तरीके से करके, जैसे आप सोचिए ये करके ये करके ये करके ये इसका रिजल्टेंट हो गया। म्यू नेट की वैल्यू ठीक ठाक है, बॉन्ड की लंबाई अच्छी खासी है, म्यू नेट इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 0। अब आते हैं लास्ट पे सल्फर डाइऑक्साइड SO2। SO2 में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसे बनेगा, SO2 में स्ट्रक्चर जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, एक यहाँ लोन पेयर होगा और इसके बाद अब हम इधर से बनाएं तो प्लस से माइनस की तरफ एक वेक्टर इधर आएगा, एक वेक्टर इधर आएगा और इसका एक रिजल्टेंट होगा, इधर नीचे की तरफ होगा एक रिजल्टेंट, ठीक है ना। और इसमें आप देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो जो बॉन्ड लेंथ होती है ना, सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा होती है और डबल बॉन्ड की लेंथ कम होती है। तो ये छोटे हैं बॉन्ड, आप कहानी समझो, एक्चुअल में कहानी ऐसे है, कहानी यूँ है, और अगर इसकी बात करें तो ये बॉन्ड छोटे हैं। तो जाहिर है कि अगर हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाएंगे तो इसका वेक्टर छोटा बनेगा, ये वेक्टर कंपैरेटिवली बड़ा है। तो क्लियरली है कि विनर है हमारा आंसर नंबर 3, यानी कि H2O इज आवर आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 विच इज बेस्ड ऑन म्यू डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पर, और अब इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है
टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, द टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन इन ये आर रिस्पेक्टिवली, कौन कौन से होंगे। मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, मैं पहले आपको निकाल के दिखाता हूँ। NO2+, ये देखिए NO2+ का स्ट्रक्चर है। कितना जोर दे रहा है NCERT, शुरुआत से ही आपका स्ट्रक्चर आने लगा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बॉन्ड फार्मूला है वो केमिस्ट्री का नंबर 1 टॉपिक है। वर्क ऑन बॉन्ड फार्मूला। कोई नहीं पढ़ाता है बॉन्ड फार्मूला, मुझे मालूम है, कोई नहीं पढ़ाता है। उनको लगता है कि ये तो मैं तो खामखा ही पढ़ाता रहता हूँ, इसका कोई रोल नहीं है। आप देखो ना रोल इसका। अब आप देखो ये आपने बना ली, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे हम। एक सिग्मा यहाँ है, एक सिग्मा यहाँ है, लोन पेयर है नहीं, 2 सिग्मा 0 लोन पेयर, टोटल 2 हाइब्रिडाइजेशन sp। नाउ NO3-, इसको बेटा याद कर लो, स्ट्रक्चर में बोल रहा हूँ, इसको आप याद कर लो, इसको रट लो, आप लर्न कर लो इसको, ये स्ट्रक्चर लर्न कर लो, रट लो इसको, ठीक है। ये नाइट्रेट आयन का मॉडर्न स्ट्रक्चर है। 1 2 3 सिग्मा है, 0 लोन पेयर है, टोटल आया 3 और 0 का टोटल आया 3, हाइब्रिडाइजेशन आया sp2, sp2। इसका आंसर sp आया, इसका sp2 है। NH4+, NH4+ में आया इस पे 1 2 3 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, टोटल 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो अब इसका मतलब है कि ये आपका sp हो गया, इसमें आपका sp2 हो गया और इसमें आपका sp3 हो गया। तो लेट्स चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट। इट इज ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 यही है, sp, sp2 एंड sp3। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। क्वेश्चन देखिए, थोड़ा लंबा है, स्क्रीन में दिख रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन मैनी कंपाउंड्स H2O, HF, NH3। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सच कंपाउंड डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। याद करो इसको, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे और नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनने। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अबव कंपाउंड इज। वेरी गुड क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नंबर 2 बहुत खास था और एक क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत खास है। जरा देखिए ध्यान से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का खेल है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए H-फोन को याद रखिए। हाइड्रोजन 3 एलिमेंट के साथ अगर जुड़ा है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। H-फोन याद रखिए, H-फोन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, H-फोन, ठीक है। और अब यहाँ पर जो तीनों मॉलिक्यूल दिए गए, तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा देखो फ्लोरीन की है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, फिर नाइट्रोजन की होती है, ऑक्सीजन की होती है, फिर नाइट्रोजन की होती है। तो जो एक एक्सपेक्टेड हमारा होना चाहिए, एक्सपेक्टेड जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, इसमें पूछा गया हमसे डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये होना चाहिए कि HF, फिर H2O, फिर अमोनिया, बट रियल ऑर्डर इज, और ये अपने आप में एक अगला क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे। तो रियल ऑर्डर जो है इसका है, आपको मिलेगा H2O, फिर HF, फिर अमोनिया। वजह इसकी देखिए क्या है, ये यहाँ पर इन दोनों के बीच में आपको एक फाइट करके देखनी पड़ेगी। एक फाइट इस तरीके से देखनी पड़ेगी कि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल हैं H2O में और HF के बीच में, कितने तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है। तो देखिए ये आंसर होगा, करेक्ट आंसर ये है। मैं दिखाता हूँ, इसको मैं थोड़ा साफ करता हूँ तब मज़ा आएगी। इधर भी साफ कर देता हूँ, इधर बनाता हूँ। देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर मैं HF को बनाता हूँ तो देखो एक HF बनाया, अब HF में एक इधर एक बनेगा HF और एक इधर, डॉटेड लाइन से शो करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। एक ये बनेगा HF, ये प्लस डेल्टा है, माइनस डेल्टा, प्लस डेल्टा, माइनस डेल्टा, प्लस डेल्टा, माइनस डेल्टा। ये फाइट में अलग कर दो, इन दोनों के बीच का कंपैरिजन का गेम है। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में फ्लोरीन से बहुत पीछे है नाइट्रोजन। फ्लोरीन होती है 4 और इसकी वैल्यू होती है 3, बहुत पीछे, तो उसको तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। लड़ाई इन दोनों के बीच में है। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ, इसमें आप देख रहे हो कि HF से, एक HF से 2 HF जुड़े हुए हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 HF यहाँ पर जुड़े हुए हैं।
अब जरा देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल के लिए। वाटर मॉलिक्यूल में देखिए एक हमारा ये हुआ H2O। अब देखिए आप एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, इधर से बना हमारा, यहाँ पे H आया, O आया, H आया, यहाँ पे आया, H आया, O आया, H आया, यहाँ पे एक बनेगा, O आया, H आया, H आया। प्रैक्टिस करिए, बहुत काम की चीज़ है। इसी से आइस का स्ट्रक्चर भी बन जाता है इससे। ये देखिए, ये मैं दिखा रहा हूँ। मैंने आपको एक पे फोकस किया है, ये देखिए एक पे मैंने फोकस किया है, ध्यान से देखिए। वैसा सोल्यूशन नहीं है किताब से देख के आप छाप लो, ये वीडियो सोल्यूशन है। इसके अंदर मैं आपको फुल डिटेल बता रहा हूँ और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को 4 क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तभी तो 100 बनेंगे। अब आप देखिए एक वाटर मॉलिक्यूल से आपको 4 जुड़े हुए हैं, ये फर्दर ऐसे ही आगे जुड़ते चले जाएंगे, और जुड़ेगा ये, और जुड़ता चला जाएगा। आप समझ सकते हो स्ट्रक्चर में कैसे बना रहा हूँ। एक के साथ देखो, इस H के साथ एक बनेगा, इस H के साथ एक बनेगा, O के साथ 2 बनेंगे। 2 पेयर होते हैं लोन पेयर, तो 2 वो पॉसिबिलिटी उसके साथ बनने की होती है। तो क्लियरली है कि ये हमारा होगा, और ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। वेरी गुड एंड वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे देखिए। इन फॉस्फेट आयन, इसका नाम है फॉस्फेट। इन फॉस्फेट आयन द फॉर्मल चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम ऑफ PO बॉन्ड इज। देखिए फॉर्मल चार्ज के बारे में भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दिया हुआ है, आप उसे ज़रूर एक बार पढ़ो। इससे आपको एक फ़ायदा मिलेगा कि आपके सब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस में काफ़ी इजी आपको हो जाएगा। तो देखिए एक्चुअल में क्या है कि जो मेरा मेथड है उसमें मैंने माई मेथड एक करके डिस्कस किया है, तो उसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इसका स्ट्रक्चर बनाना है। देखिए हमने बनाया, ये इसका स्ट्रक्चर है, 3 पे देखिए माइनस लग गया, ये सिंगल बॉन्ड से बन गए और ये डबल बॉन्ड से बन गया। और ये मैंने जो बनाया है इसको मैं नाम देता हूँ मॉडर्न बॉन्ड फार्मूला। मॉडर्न बॉन्ड फार्मूला। इसमें आपको जो ये तुम्हारे सामने, आपके सामने बना हुआ है, तो ये फॉर्मल चार्ज आपको पता करना है। तो जो जिस एटम पे जो चार्ज लगा है वही उसका फॉर्मल चार्ज होता है। इन माई मेथड whenever you draw modern bond formula, then you easily find फॉर्मल चार्ज। इस ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है तो यही इसका फॉर्मल चार्ज है। इस पे -1 है तो फॉर्मल चार्ज -1, इसका -1 और इस वाले का 0 और फास्फोरस का भी 0, क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो बस PO4- में फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन एटम पे देखो क्लियरली लिखा हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर इसी सवाल को दूसरा सवाल बनाना होता तो P डबल बॉन्ड O के लिए पूछते, P डबल बॉन्ड O के लिए पूछते तो आंसर हो जाता 0। P डबल बॉन्ड O वाले ऑक्सीजन के लिए वैल्यू है 0। इसमें कितने सवाल आप बना सकते हो? आपसे फास्फोरस का पूछ सकता था फॉर्मल चार्ज, आंसर होता 0। आपसे P सिंगल बॉन्ड O के लिए पूछा गया है -1, तो इसका तो आंसर सीधे सीधे हो गया -1, और -1 जो है आंसर आपका ऑप्शन नंबर, थोड़ा ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन नंबर बताने में अच्छा लगता है, तो ये आपका आंसर नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। आंसर है -1 और ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो ये आपका फॉर्मल चार्ज है। आपसे इससे पूछा जा सकता था, इससे, इसके, और इस तरह के कितने सवाल आप बना सकते हो। अभी तक जितने भी क्वेश्चन में आपने स्ट्रक्चर बनाया है सब पे आप फॉर्मल चार्ज बना सकते थे। जैसे देखिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे बनाया, NO डबल बॉन्ड O माइनस। अब आपसे पूछा गया N डबल बॉन्ड O में कितना है, O का, बोला 2, 0, इसका 0 है, इस पे -1 है, इसका -1 है, इसका 0 है। आप किसी के लिए निकाल सकते हो। फिलहाल हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए जरा स्क्रीन पे। इन नाइट्रेट NO3- आयन पे तीसरा क्वेश्चन आ चुका है। कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है NO3- आप खुद समझिए। NO3- आयन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स आर ऑन नाइट्रोजन। आपको बॉन्ड पेयर और लोन पेयर नाइट्रोजन पे निकालने हैं, ठीक है। बॉन्ड पेयर निकालना है और आपको निकालना है लोन पेयर। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं। इसको हटा देते हैं, थोड़ी सी जगह बन जाएगी।
जहाँ पे नहीं आए पलटिए, पलट के देखिए, इत्मीनान से ये डिस्कशन है, स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया हुआ है मैंने, ठीक है। कोशिश करिए इसको शेयर ना करिए, इसको अपने पास संभाल के रखिए, ये आपको राज को छुपा के रखे जाते हैं। NO3 माइनस में देखिए फिर आया NO3 माइनस NO माइनस। एक बात मैं और आपको बताऊंगा कि आप कहोगे कि NO3 का एक ये स्ट्रक्चर है O माइनस N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट, ये इसका क्लासिकल स्ट्रक्चर है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी छुप जाएंगी क्लासिकल स्ट्रक्चर से, ये मॉडर्न बॉन्ड फार्मूला नहीं है, क्लासिकल स्ट्रक्चर है ये भी सही है, ये भी सही है। चलिए, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन पे आइए। नाइट्रोजन पे 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास होते ही खुद के, प्लस लग गया तो कितने हो गए 4। 5 कैसे, मतलब लास्ट शेल में, नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2,5 प्लस लग गया तो बचे 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, और 4 बॉन्ड भी बना रहा है, तो 4 के चारों दे दिए, तो लोन पेयर है ही नहीं, तो लोन पेयर 0 हो गए। और बॉन्ड पेयर गिन लो, 1 2 3 4, क्योंकि सिग्मा हो चाहे पाई हो, बॉन्ड पेयर तो होता ही है। बॉन्ड पेयर का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड 1 2 3 4, तो 4 हो गए ये, तो 4,0 इज आवर आंसर एंड इट इज ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इनमें से किसकी है? BH4 माइनस है, NO2 माइनस है, CO3 2 माइनस है, H3O प्लस है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए किसका बॉन्ड, किसका जो है स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री sp3 हाइब्रिडाइजेशन में वैसे होती है। तो चलिए हम देखते हैं बना के, बॉन्ड फार्मूले की फिर ज़रूरत पड़ी। देखिए ये हमने बनाया BH4 माइनस, यहाँ पर आए 1 2 3 4 सिग्मा 0 लोन पेयर टोटल 4 का मतलब यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन एक क्वेश्चन को कई क्वेश्चन में बदलना है, तो मान लो कि आपसे टेट्राहेड्रल नहीं कोई और ज्योमेट्री पूछ रहे होते, तो लेट्स चेक व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ NH2 माइनस। ये एमाइड आयन होता है, ये कार्बोनेट है और ये आपका हाइड्रोनियम आयन है। देखिए NH2 माइनस है, इस पे माइनस लगा, इनके पास माइनस लगा तो 5 इलेक्ट्रॉन होते थे, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। इस पे आए 1 सिग्मा 2 सिग्मा, 2 सिग्मा है और 2 लोन पेयर है। देखिए टोटल 4 इसका आया। हाइब्रिडाइजेशन इस पर भी sp3 है, बट sp3 हाइब्रिडाइजेशन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा टेट्राहेड्रल हो, ये बेंट स्ट्रक्चर बनेगा, वाटर की तरीके से ये बेंट स्ट्रक्चर बनेगा। आंसर हमारा आ चुका है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर देखो, ये है हमारा टेट्राहेड्रल और ये है हमारा बेंट मुड़ा हुआ। अभी कार्बोनेट पे आते हैं, कार्बोनेट को बनाना है, हमने बनाया ये देखिए कार्बोनेट है, और इस पे 1 2 3 सिग्मा 0 लोन पेयर टोटल 3 हाइब्रिडाइजेशन sp2। और sp2 अगर बन गया तो ज्योमेट्री हो गई ऐसे, ये देखिए आप क्या बन गया, ट्राइगोनल प्लेनर। इसकी ज्योमेट्री का नाम है ट्राइगोनल प्लेनर। अगर सवाल इसमें हम लिख देते कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, तो आंसर हो जाता CO3 2 माइनस। ठीक है, अब आप देखिए अगला वाला, आखिरी वाला H3O प्लस। H3O प्लस बनाना है, O बनाया, H बनाया, H बनाया, यहाँ पे प्लस लगाया, और एक लोन पेयर अभी बचेगा, 1 2 3 सिग्मा है, एक लोन पेयर है। हाइब्रिडाइजेशन 4 ये टोटल आया, हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 आया, लेकिन इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी उसका नाम होगा ट्राइगोनल पिरामिडल। ये प्लानर नहीं है, सॉरी, हाँ ट्राइगोनल पिरामिडल बन गया ये तुम्हारा, ट्राइगोनल पिरामिड। 4 क्वेश्चन मैंने इसके अंदर छुपे दिखा दिया। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अगर हमारा होगा तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। उसके बाद चलिए जल्दी से आइए,
वीडियो को बढ़ाना नहीं है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। अगर आपको कुछ याद है तो देखिए, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई, डबल बॉन्ड में 2 बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है एक पाई बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड एक सिग्मा 2 पाई, एक सिग्मा बॉन्ड है 2 पाई बॉन्ड है। तो अगर हम इसको लेके चलें तो देखिए हमको इसमें काउंट करना, इस कंपाउंड का नाम है बाइफिनाइल और हमें इसमें निकालने हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने होंगे। उसके लिए हमें पूरा स्ट्रक्चर बनाना होगा। देखिए C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड यहाँ नहीं लगाता था, यहाँ लगाता तो मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं तो हम कैसे भी बना सकते हैं। यहाँ पे बनाया, ये हो गया हमारा, उसके बाद ये हो गया C, ये हो गया। ये आपको सीखना है प्रॉपरली स्ट्रक्चर बनाने, क्योंकि जब कभी भी आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालने हैं तो आपको पूरा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। और मुझे पता नहीं कि बुक में आप, अगर आप क्वेश्चन आपने देखा होगा अभी स्क्रीन पर, तो आप देखिए यहाँ पर H जो है, एक H यहाँ पर नहीं लिखा है। तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चे यहीं से गिन के गड़बड़ करते हैं। H तो यहाँ पर भी होगा, H तो हर जगह होगा कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए। इसका नाम है बाइफिनाइल, बाइफिनाइल। और ये एक कठिन क्वेश्चन है, इससे आप कितने, कोई भी आप जितने भी आपने स्ट्रक्चर बनाए किसी के लिए पूछ सकता था। जैसे यही सवाल है, 100 बनाने, 100 तभी बनेंगे जब ऐसे इनडायरेक्टली सोचोगे। अब इसमें कहा बताओ सिग्मा पाई कितने, बोला कि ना 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 1 पाई। अगर वो वाला बनाते ना कोऑर्डिनेट वाला, तो उससे कुछ नहीं निकलता, वो बाबा आजम जमाने का स्ट्रक्चर है। अगर आपको ये स्ट्रक्चर कोई बता रहा है तो समझ जाओ कितना आउटडेटेड है। इसमें आप सिग्मा पाई कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हो। तो ऐसे किसी में भी आप निकाल सकते हो सिग्मा पाई। तो चलिए गिनते हैं। तो देखो इसमें गिनने में बहुत ज़्यादा बॉन्ड है, गलती हो जाती है। तो पहले आप देखो H के आप गिन लो, 1 2 3 4। मैं आपको गिन के दिखाता हूँ, गिनने का तरीका सिखाता हूँ, क्योंकि इसमें आप सिली मिस्टेक कर देते हो। अगर आप देखो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये हो गए 8। उसके बाद इधर गिनो 1 2 सब गिन डालो, मतलब बॉन्ड। डबल में एक पाई होगा, बस पाई पहले गिन लो, 1 2 3 4 5। देखो 5 तो है, 5 पाई बॉन्ड है। ये बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर 5 पाई बॉन्ड है। क्यों? साफ दिखाई दे रहा 5 पाई बॉन्ड है, क्योंकि पाई बॉन्ड पहले गिन लिया करो। अब सिग्मा गिनने, तो हर एक बॉन्ड में जहाँ डबल भी है वहाँ पर एक सिग्मा गिन लो। तो यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, लिंक यहाँ पर रिंग जहाँ पर जुड़ रही है वहाँ से 1 2 3 4 5 6, इसको भी चाहे तो गिन लो 6, फिर 7 8 9 10 11। तो 8 + 11 = 19। तो हमारा आंसर बड़ा क्लियर है कि इसके अंदर है, देखो पहले इसका नाम मैंने लिख ही दिया है। इसमें है आपके 19 सिग्मा बॉन्ड है और 5 पाई बॉन्ड है। अब इन सवालों में कितने बना लो, इससे सवाल कोई भी आपको, अभी जितने आपने स्ट्रक्चर बनाए हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का आप बना चुके हो, एक में ज्योमेट्री निकाल चुके हो, इसमें कितने सिग्मा कितने पाई बोला, 2 सिग्मा है और 2 पाई है, किसी के लिए निकाल सकते हो। लेकिन मान लो इसी सवाल में पूछते कि नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर डबल हो जाते। अगर इसी में इलेक्ट्रॉन पूछता तो नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो जाते 38 और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो जाते 10। एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन खर्च होते हैं, तो इसलिए ऐसा होता है। और अब चलिए 9th क्वेश्चन पे आते हैं। विच मॉलिक्यूल आयन आउट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके अंदर नहीं है। अब देखो एक बहुत खास, बहुत ज़रूरी बात, एमओटी कब लगाएं। हम कैसे जानें कि किस किस क्वेश्चन में हम एमओटी लगा सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बहुत स्पेशल पॉइंट बताने जा रहा हूँ। एमओटी को हम लोगों को
11th लेवल में है, 12th में तो है भी नहीं कुछ। 11th लेवल में जितना भी है उसमें हमसे ये कहा गया है कि भैया थोड़ा सा इंट्रो कर लो। आप चाहो तो सब कुछ निकाल लो, तो आप सब कुछ नहीं निकाल सकते हो। तो मैं आपको एक ख़ास बात बताने जा रहा हूँ, व्हेन टू अप्लाई MOT, क्या कब लगाएं, ये सवाल नहीं पूछा जाता है, ये सवाल कहीं दिया भी नहीं हुआ है। जब इसका सवाल नहीं दिया हुआ तो आप लोग हमेशा कंफ्यूज हो गए कि भैया इसमें क्या करें, MOT लगाएं कि कौन सी थ्योरी लगाएं, क्या करें। तो देखो MOT लगाने के लिए पहली चीज़ ये है कि बॉन्ड ऑर्डर हो, हम निकाल सकते हैं। दूसरा, मैग्नेटिक बिहेवियर निकाल सकते हैं। तीसरा, डायटॉमिक स्पीसीज होनी चाहिए, यानी 2 ही एटम होनी चाहिए, उसके अंदर 2 से ज़्यादा हैं तो हम नहीं लगा पाएंगे। और ये तब जब बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो, जब मैग्नेटिक बिहेवियर निकालना हो, जब डायटॉमिक स्पीसीज निकालना हो, और जब डायटॉमिक में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हों, और बोथ एटम्स शुड बी अप टू एटॉमिक नंबर 10। अगर कोई 10 के ऊपर है तो हम वहाँ पर ये थ्योरी नहीं लगा पाएंगे। ये मैं आपको स्पेशल है, स्पेशल को मैं कैसे लिखता हूँ, थोड़ा मैं अपने नाम का VI यूज़ करता हूँ, फिर हिंदी फिट कर देता हूँ। ये विशेष है, व्हेन टू अप्लाई MOT, कब अप्लाई करें MOT। बहुत सारे सवाल MOT पर हैं, ऑब्जेक्टिव में हमें कन्फ्यूज़न होता है, अब MOT लगाएं, VBT लगाएं, कौन सा रूल लगाएं। तो MOT लगाने के लिए हमारे पास में ये 5 बातें आप गौर करिएगा। एक तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो, मैग्नेटिक बिहेवियर निकालना हो, या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना हो। फिलहाल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला। फिर उसके अलावा एक डायटॉमिक भी होना चाहिए, अगर डायटॉमिक नहीं है तो हम थ्योरी नहीं लगा पाएंगे। तो डायटॉमिक भी हैं, देखो 2 एटम, N2 में 2 एटम है, NN, O2 में 2 हैं, O2 में 2 हैं, और B2 में 2 हैं। फिर बोथ एटम शुड बी अप टू एटॉमिक नंबर 10, NN एटॉमिक नंबर 77, OO88, OO88 और बोरॉन 5। तो इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट है ये क्वेश्चन MOT लगाने का। ये कहीं कॉपी पे नोट कर लो आप लोग, ठीक है। अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो इस पे हमको लगानी है MOT, ये बात क्लियर हो चुकी है। अगर MOT लग रही है तो चूंकि MOT से अच्छी कोई थ्योरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि MOT में कोई फ्लॉज नहीं है, लेकिन फिर भी बेस्ट थ्योरी अब तक की वो MOT है। चलिए N2 प्लस के लिए लगाना है। इलेक्ट्रॉन्स टोटल हो गए 7 7 14 और एक कम हो गया 13। डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैं इसमें कुछ नहीं करने जा रहा हूँ, ट्रिक क्या है देखिए। टोटल इलेक्ट्रॉन्स, अगर इफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू ऑड नंबर, so sure it will have at least 1, कम से कम एक तो अनपेयर्ड होगा ही। ऑड नंबर आते ही वी नीड नॉट टू अप्लाई एनी थ्योरी। इसमें हमारे पास 7 7 14 और 14 में एक कम किया 13 इलेक्ट्रॉन है, ऑड नंबर है, तो इस पे अनपेयर्ड होगा। डज नॉट कंटेन किसमें नहीं है। चलिए O2 में निकालते हैं। O2 है 8 8 16, तो इसमें हो सकता है ना हो, करना पड़ेगा। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, ये ऑर्डर होता है, ये मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, मैंने पढ़ाया है आपको। सिग्मा स्टार 2s2, ये O2 में केस सेकंड लगता है। केस सेकंड तब लगता है जब केस फर्स्ट फेल होता है। केस फर्स्ट क्या होता है? केस फर्स्ट ये होता है कि अगर दोनों एटम नाइट्रोजन एटम तक हैं तो केस फर्स्ट है, नहीं तो केस सेकंड है। चूंकि दोनों एटम नाइट्रोजन तक नहीं है बल्कि दोनों एटम तो नाइट्रोजन के ऊपर है, तो केस सेकंड लगेगा। तो ये हो गया। उसमें आपको बताया था मैंने 1 2 2 1 हम लोग करते हैं। 1 2 2 1 का मतलब है सिग्मा 2pz आएगा, फिर पाई 2px पाई 2py। भरिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10
11 12 13 14 14 ये हो गया। उसके बाद फिर पाई स्टार 2p(x1), क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं और यहाँ हुंड रूल लग रहा है और हुंड्स रूल के हिसाब से एक इसमें आएगा और एक इसमें आएगा। क्लियरली है कि यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर 2। तो इसमें तो है, पहले वाले में तो है, इसमें भी है। डज नॉट कंटेन किसमें नहीं है। अब हम चलिए O2-2 देखते हैं, O2 देखते हैं। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेता हूँ। विच मॉलिक्यूल आयन फॉलोइंग डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। O2 में भी केस सेकेंड लगेगा। इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए 18, 2 बढ़ गए। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2, 10 12 14 14 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। 15 16 भरने हैं, 15 16 इसमें जाएगा। पहले 1 1 फिर 2 2, चूँकि 18 इलेक्ट्रॉन है पूरे भर जाएंगे। इसमें एक भी अनपेयर्ड नहीं। देखो 2 2 2 2 जहाँ दिख रहे हैं वो पेयर्ड है, एक जहाँ दिखेगा वो अनपेयर्ड है, 0 जहाँ दिखेगा वो खाली है, वही नहीं। तो यहाँ पर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इससे भी कई क्वेश्चन बनाए जा सकते थे। हो सकता था पूछते कि किसके अंदर, किन किन के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, डज नॉट की जगह ये करते। आंसर तो देखो हमको बेटा मिल गया, ये हमारा आंसर है, ये करेक्ट है। आंसर हो गया हमारा थर्ड की क्या है, O2 इसमें नहीं है। अच्छा चलिए B2 को भी निकाल के एक बार चेक कर लेते हैं। B2 में कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन हो गया 10, केस फर्स्ट ही लगेगा। सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद सिग्मा 2pz2। आप देख सकते हो, नहीं ये नहीं, केस फर्स्ट लगेगा। इसमें देखो इन दोनों में लगेगा, मैंने बताए थे आपको दोनों केस। ये केस फर्स्ट लग रहा है, केस सेकंड लग रहा है, ये आपका केस फर्स्ट लग रहा है, क्योंकि दोनों एटम नाइट्रोजन तक होने चाहिए और बोरॉन का एटॉमिक नंबर तो 5 ही होता है, तो दोनों में हो ही गए। तो इसके पास जो है इसमें केस जब लगेगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद पाई 2px, पाई 2py। और इसमें जब हम एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो नंबर ऑफ टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, कुछ किया नहीं जा सकता है। जो एक ट्रिक थी मैंने बता दिया, एक आइडिया एक में आपको बचा दिया, नहीं तो वो भी आप टूट पड़ते। वैसे मैं अगर मुझे करना होता तो नहीं कर, निकालना तो पड़ता ही पड़ता, कोई विकल्प नहीं था। देखिए इतना तो मिनिमम वर्क करना पड़ता, एक में आप बच सकते थे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे एक में इसमें बच जाते और एक आपको ये मिल जाता, तो आगे आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। फिर भी मैं करके बता रहा हूँ, क्वेश्चन अगर बदल दिया तो इसको करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, उसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर आप 10 पे आ जाइए। बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल, क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन में देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑब्लिक आयंस ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। तो एक तो पहली चीज़ एक जहन में आती है कि ये इक्वल का क्या मतलब है, थोड़ा क्लियर और करना चाहिए था। इक्वल बॉन्ड को अगर हम ले तो कहीं ना कहीं मुझे लेंथ ही लग रहा है। ये इक्वल इन व्हाट रिस्पेक्ट, इसमें कहीं ना कहीं मुझे बॉन्ड लेंथ, जो बॉन्ड लेंथ है ना वो लग रही है कि किसमें बॉन्ड लेंथ सेम है, किसमें डिफरेंट, किसके बॉन्ड सारे बॉन्ड इक्वल नहीं है। ये मतलब ये इसका है कि इसमें पाए जाने वाले जितने बॉन्ड हैं सारे इक्वल नहीं हैं। तो ये बात इसमें पूछी जा रही है। खैर अगर हम बात करें HCF4 की, तो देखिए HCF4 फिर वही खेल, हर सवाल में स्ट्रक्चर आ रहा है। आपको चिल्ला चिल्ला के मैं बता रहा हूँ, बुक भी बता रही है, लेकिन बुक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती, मेरी तो सुनो। बॉन्ड फॉर्मूले पे काम करो, स्ट्रक्चर पे काम करो। यहाँ पर देखिए लोन पेयर है, ये सब चीज़ें आनी चाहिए।
और इस पे काम करो, MBF मॉडर्न बॉन्ड फार्मूला समझाया है मैंने कैसे बनाया जाता है, बार बार देख सकते हो, लिंक में पड़ा हुआ है। अभी हम इस पे आए, इस पे हाइब्रिडाइजेशन, कठिन सवाल है ये, टफ क्वेश्चन है, दिस इज अ टफ क्वेश्चन, ठीक है। कब, अगर हम एक सवाल में 4 सवाल खोज रहे हैं तो एक में एक ही खोज रहे हो तो कोई बात नहीं, आंसर ढूंढ लोगे आराम से, इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, यही आंसर होगा, दिख रहा है मुझको। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब हाइब्रिडाइजेशन इसकी आप बनाओगे तो 1 2 3 4 2 6 मतलब कि sp3d2 होगा। sp3d2 में ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, ये 4 बॉन्ड ये बनेंगे, ये चारों बॉन्ड बराबर है ना, ये ऊपर ये बनेगा और नीचे ये बनेगा, ये 4 बॉन्ड बन रहे हैं, चारों बॉन्ड इक्वल है, तो ये तो देखो हो नहीं सकता है क्योंकि इसके अंदर सारे बॉन्ड इक्वल है, 4 के चारों बॉन्ड इक्वल है। अब हम दूसरा देखें, अब हमने कहा चलो भैया BF4 बना के देख लेते हैं, चलो BF4 बना के देखते हैं। जब BF4 माइनस बनाएंगे तो BF इस पे माइनस, और ये हमारा आ रहा है 1 2 3 4, 4 का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रही है, और sp3 में क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, सारे चारों बॉन्ड इक्वल है, ये भी चारों बॉन्ड इक्वल है, हमें चाहिए कौन नहीं इक्वल है, C2H4 ये एल्कीन है, और इसमें आपको पता है 10th में भी पढ़ के आ रहे हो, यहाँ एक डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड अगर होता है तो यहाँ पर सारे बॉन्ड इक्वल नहीं है, सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड उससे छोटा होता है, ट्रिपल बॉन्ड और छोटा होता है। ये कहानी आप ये डिज़ाइन अपने दिमाग में छाप लो। तो इसमें सारे बॉन्ड इक्वल नहीं है, ये चारों इक्वल हैं और ये बॉन्ड अलग है, तो यही हमारा ऑप्शन हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। बात करें अगर हम SiF4 की, तो बेटा SiF4 में भी आपका ऐसा बनेगा, लोन पेयर है नहीं, 4 सिग्मा है, 0 लोन पेयर है, टोटल 4 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, 4 के चारों बॉन्ड इक्वल है, तो हमारा आंसर हुआ C2H4। और यहाँ पर एक थोड़ी सी ट्रिक लगा सकते थे, क्योंकि एक बार मोटे तौर पे चारों ऑप्शन में निगाह मार लेना चाहिए, हमको जैसे ही दिखेगा एल्कीन डबल बॉन्ड बाकी किसी में है नहीं, तो अगर सिंगल बॉन्ड भी हो और डबल बॉन्ड भी हो तो डबल बॉन्ड का लेंथ छोटा होता है, तो वहाँ पर बॉन्ड इक्वल नहीं होंगे। सो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 11, हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। क्वेश्चन को रीड करिए, स्क्रीन में दिख रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज विल हाइड्रोजन बॉन्ड बी स्ट्रॉन्गेस्ट। सबसे ताकतवर के लिए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हैं, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन, तरीका ये है। अब ऑप्शन में हमारे पास में क्या है, HCl है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं भैया, F नहीं है, H के साथ FON, हाइड्रोजन को फ़ोन करो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के पास पहुंच जाओगे, हाइड्रोजन को फ़ोन करो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी इसमें है, अरे तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो इसमें है नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें है नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें है नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट, यानी H2O इज़ करेक्ट। इसमें कुछ है ही नहीं तो क्या किया जाए। हाँ, अगर होता, इसी में और क्वेश्चन हम बना सकते थे, यहाँ H2O रख सकते थे, मान लो हमको दिया होता H2O दिया होता, HF, अभी एक सवाल में आया था ये अमोनिया दिया होता, तो किस में होता है स्ट्रॉन्गेस्ट, तो इसमें होता है स्ट्रॉन्गेस्ट इन पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी नहीं। अगला क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 1:2, द 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन विल बी। इस तरीके का सवाल S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक किसी के लिए भी आ सकता है। एक क्वेश्चन को ज़्यादा क्वेश्चंस में कन्वर्ट करना है तो जैसा बता रहा हूँ वैसा करो। जब भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर
इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग। और हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालें कैसे? देखिए, ब्लॉक और वैलेंस इलेक्ट्रॉन sp,d,f 4 ब्लॉक होते हैं। इसमें आपका ns, n मतलब हाईएस्ट वैल्यू है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, n आपका है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अगर s वाला है तो लास्ट में देखिए, मान लीजिए कि अगर ये s वाला होता तो ns, जितने भी ns में इलेक्ट्रॉन है वो सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और p में क्या होता है, लास्ट का ns और np। और d वाले में क्या होता है, ns n-1d। और f अभी जाने दो, f 12th में आप पढ़ोगे तब आप समझ लेना, f का कोई खेल नहीं है। अच्छा, अब इसमें देखो, इस सवाल में आपके साथ एक चालाकी क्या है, क्या चालाकी, देखिए जरा चालाकी कहाँ पे है। चालाकी ये है कि जब हम ऑर्डर लिखते हैं तो देखो क्या लिखते हैं, हम ऑर्डर लिखते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। 4s पहले लिखते हैं, 3d बाद में लिखते हैं, तो यहीं से हमको ब्लॉक पता चलता है। यहाँ पर देखो धोखा दे दिया, 3d पहले लिख दिया, 4s वो कर सकते हैं, उन्होंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बेसिस पर रखा। तो हमें क्या करना है, हमें अपने प्रॉपर ऑर्डर में रखना है, तभी खेल बन पाएगा। तो 3d रखते ही हम समझ गए कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। और डी ब्लॉक में क्या होता है, ns और n-1d। n का मतलब है हाईएस्ट वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, यानी 4s और 3d। तो ये 4s और 3d इन्वॉल्व होंगे। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3d में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो विल बी 2 + 2 = 4। तो हमारा आंसर हो गया, आंसर वैसे नहीं दिया है, 3d2 4s2, यही हमारा आंसर हो गया। 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, आंसर हमारा है 3d2 4s2, ये इन्वॉल्व होंगे बॉन्डिंग में। और उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 पे आइए कि बॉन्ड एंगल sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है। अरे इस तरह के कितने सवाल हैं, आपको 6 सवाल इससे बन जाएंगे। sp में क्या होता है, sp2 में क्या होता है, sp3 में क्या होता है, sp3d2d में क्या होता है, sp3d2 में, sp3d3 में, सब में आपके 6 सवाल इसके अंदर बनेंगे। sp2 में बॉन्ड एंगल होता है 120, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर। अब आगे जो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन हैं, 14, 15, 16 और 17, ये चारों क्वेश्चन एक खास पैटर्न पर हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, बढ़िया है, नई चीज़ सीखने को मिलती है इससे। ये A, B, C 3 एलिमेंट हैं और इनके ये कॉन्फ़िगरेशंस दिए गए हैं। 14 क्वेश्चन है स्टेबल फॉर्म ऑफ A, यानी A जो एलिमेंट है वो एग्जिस्ट एलिमेंटल, उसकी स्टेट क्या होती है। जैसे O है तो O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, N है तो N2 की फॉर्म में करता है, O है O3 की फॉर्म में भी करता है, और P है जैसे तो P4 की फॉर्म में, और सल्फर जैसे है कि मतलब ऐसा नहीं कि आपकी ये फॉर्म आपको समझ में नहीं है। दूसरा पूछा गया है स्टेबल फॉर्म ऑफ C, यानी इन एलिमेंट्स की स्टेबल फॉर्म, तो B की भी पूछी जा सकती है स्टेबल फॉर्म। A का पूछा, B का पूछा, तो C का भी पूछो, तो 3 सवाल, 1 सवाल एक्स्ट्रा ये बना। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड ऑफ B एंड C, अगर B और C के बीच कोई कंपाउंड बनाया जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसको वैलेंसी के हिसाब से निकालेंगे। ऐसे ही पूछना चाहिए था उनको। A पूछ सकते हैं कि A और B के बीच में, फिर पूछ सकते हैं A और C के बीच में, तो ये भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हुए। सोचिए इस बारे में, A और B के बीच में बनेगा वो कंपाउंड कैसा होगा, B और C के बीच में बनेगा वो कैसा होगा, A और C के बीच में बनेगा वो कैसा होगा, उनका नेचर क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 17 यही पूछा गया है, बॉन्ड बिटवीन B एंड C। तो चलिए, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स A, B and C आर गिवन बिलो। आंसर द क्वेश्चन 14 to 17 ऑन द बेसिस ऑफ दीज कॉन्फ़िगरेशंस एंड दीज कॉन्फ़िगरेशंस आर गिवन। सो इसके लिए एक अच्छी सी तरीका, इसकी ट्रिक कह लो, तरीका कह लो कि वो ये है कि आप सीधे सीधे आप एलिमेंट ही पता कर सकते हो, झंझट ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि छोटे छोटे एलिमेंट है, 2, 2, 4, 6, 10 एटॉमिक नंबर है। हम ये जान गए कि ये नियॉन है, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 3, 15, हम जान गए 15 है तो फॉस्फोरस है। भाई जब को जोड़ोगे तो एटॉमिक नंबर मिल जाएगा, 2, 2, 4, 10, 12, 12, 5, 17, ये क्लोरीन है। हमारे लिए काम आसान हो गया। कोई पूछता है इसकी जो है, जैसे नहीं पूछा गया स्टेबल फॉर्म क्या होगी। भैया स्टेबल फॉर्म की अगर हमसे बात आप करोगे तो मैं सीधे सीधे आपको बताऊंगा स्टेबल फॉर्म के बारे में कि नियॉन तो नियॉन बनाता है,
फास्फोरस आपका P4 बनाता है, C आपका Cl2 बनाता है। ये देखिए एक एक्स्ट्रा सवाल दे दिया। अब आप देखिए अपना क्वेश्चन, स्टेबल फॉर्म ऑफ ए की स्टेबल फॉर्म क्या होगी? तो नियॉन चूंकि बॉन्ड बनाता ही नहीं है, यहाँ पर इसकी जगह पर वो हीलियम ले सकते थे। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, 5, इसी से 5 क्वेश्चन तुम्हारे बदल गए। इसमें इसकी जगह पर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हीलियम का लिख सकते थे, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। 100 क्वेश्चन के ऊपर बनेंगे, आप थोड़ा दिमाग लगाओगे, मेरी बात समझोगे। बोरॉन पे आए हम, बोरॉन पे अगर हम आए तो ये तुम्हारा ये बी पे है, बोरॉन नहीं है, ये बी है। तो इस पे क्या है, लास्ट में 3p3 आ रहा है, लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ग्रुप 15 है, और ये फास्फोरस है। फास्फोरस का P4 होता है, P ब्लॉक में आप पढ़ोगे। अगर यहाँ N होता तो N2 बन जाता। अच्छा, इस पे आए हम, ये Cl2 बन गया। तो देखिए स्टेबल फॉर्म ऑफ ए क्या हो गया, ये वाला पहला वाला आंसर करेक्ट हो गया। स्टेबल फॉर्म ऑफ सी क्या हो गया, भैया सी का स्टेबल फॉर्म Cl2 है। Cl2 का मतलब हो गया C2 हो गया, इसका ये स्टेबल फॉर्म हो गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड बी एंड सी। अब बी और सी है तो इनकी जरा वैलेंसी के बारे में सोचिए इनकी वैलेंसी क्या हो सकती है। चलिए सोचते हैं वैलेंसी क्या हो सकती है। अगर हम इसकी वैलेंसी की बात करें, इसकी वैलेंसी और इसकी भी वैलेंसी, इसकी वैलेंसी 0 होती है, बॉन्ड नहीं बनाता है। इसकी वैलेंसी लास्ट शेल में देखिए 3 और 2, 5 इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस है, आपको मैंने पढ़ाया है। ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, एटॉमिक नंबर 10 के ऊपर वाले वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। इसी से 10-12 सवाल में 15 सवाल बना दूंगा, इसी 3 से बदल के। आप सोचिए। और इसकी वैलेंसी, Cl की वैलेंसी 1, 3, 5, 7 होती है। ग्रुप 17 वालों की जिनके एटॉमिक नंबर 10 के ऊपर होते हैं 1, 3, 5, 7 होती है। अब आप बताइए कि अगर बी और सी के बीच में कंपाउंड बनता है तो अगर हम इसकी वैलेंसी 3 मान लें, मतलब बी की वैलेंसी हम मान लें 3 यहाँ पर, और ये सी की वैलेंसी मान लें हम 1, तो अगर हम 1 मान लें और 3 मान लें तो फार्मूला क्या बनना चाहिए? फार्मूला बनना चाहिए Bc3। देखिए आपको 14वां, 15, 16 और 17 द मॉलिकुलर फार्मूला से 16 क्वेश्चन क्या है, द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय बी एंड सी विल बी। ऑब्वियस है कि ये वाला आंसर हमारा करेक्ट है, Bc3। हाँ, इसमें Bc5 भी बन सकता था, इसकी जगह वो Bc5 भी लिख सकते थे, एक ऑप्शन हो सकता, जैसे होता है ना मोर देन 1 करेक्ट वाला क्वेश्चन, तो इसमें Bc3 भी रखते, Bc5 भी रखते, तो Bc5 बन जाता। और बॉन्ड बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच का जो बॉन्ड है, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 17 को, द बॉन्ड बिटवीन बी एंड सी विल बी आयनिक, कोवेलेंट, हाइड्रोजन और कोऑर्डिनेट। तो बी और सी, देखो ये आपका नॉन मेटल है, ये आपका नॉन मेटल है। नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच, जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट होता है। तो इसका आंसर हो गया जाके आपका सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अगर मेटल और नॉन मेटल होता तो बॉन्ड जो बनता वो होता आयोनिक। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ गए हैं आखिरी पड़ाव में। इस चैप्टर के इसके जो 22 क्वेश्चंस हमको लेने थे उसके लास्ट वाले हम सेगमेंट में आ गए हैं। अब ध्यान से देखिएगा इसको भी, इनके बचे हुए क्वेश्चंस को, क्योंकि इन क्वेश्चंस में हमको एमओटी को यूज़ करना है, इसीलिए मैंने एमओटी के दोनों केसेस लिख दिए। अगर आपने अभी तक नहीं याद किया है तो याद कर लीजिए। ये केस तब लगता है, पहला केस, जब दोनों एटम नाइट्रोजन तक हो, मतलब दोनों एटम बोथ अप टू नाइट्रोजन हो, तो पहला केस लगा दो आप। और अगर केस फर्स्ट फेल हो जाए तो केस सेकंड लगा दो। ये आपको ऐसे भरते चले जाना है। फ़र्क सिर्फ यहाँ पर है, ये पहले लिखा है, ये बाद में लिखा है। शुरुआत के 4 बिल्कुल सिमिलर हैं, और यहाँ पर इसीलिए मैं पहले वाले केस में आपको बताता हूँ 2 1 2 1 याद रखो। 2 का मतलब 2 एक साथ है, 1 फिर 2 फिर 1, और इसका मतलब है 1 2 2 1। आपके लिए इजी हो जाएगा याद करना। तो चलिए अब हम लोग इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, एक एक करके 4 बचे हुए क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है इनफैक्ट। 18वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ N2 इज करेक्ट। N2 के लिए कौन सा ऑर्डर करेक्ट है, और इस पे मैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाऊंगा। ऑप्शन नंबर 1 आप देखिए स्क्रीन पे आपके सामने साफ दिख रहा है
उसमें आपको बोला गया है, क्या बोला गया है, पाई 2py, इसके बाद सिग्मा 2pz, सिग्मा, ये लिखना ज़रूरी है मेरे लिए इसीलिए मैं लिख रहा हूँ 2pz, और फिर पाई स्टार 2px, और फिर यहाँ पर नियरली इक्वल लगाया गया है और लिखा गया है पाई स्टार 2py। तो कहने का ये मतलब है कि पाई 2py, देखो ये पाई 2px और ये दोनों बराबर हैं, यहाँ पे हम इक्वल भी लगा सकते हैं जैसे यहाँ पर इक्वल लगाया है। बोला है कि पाई 2py, देखो पाई 2py उससे ज़्यादा एनर्जी इसकी है, ये सारी एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये सारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो क्या होगा कि इसमें हमारा ये हुआ, और उसके बाद देखो ये दोनों बराबर है तो ये बराबर लगा दिया, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ओके, ये देखिए ये हमारा 18 क्वेश्चन हो गया। 19 पे आइए, देखिए स्क्रीन में आपको दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पर इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही नहीं है, नॉट करेक्ट। इसमें मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बताना चाहूँगा, आप ध्यान से देखिएगा। चारों ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं, थोड़ा मैं यहाँ जगह बना लेता हूँ। मैं और बड़ा बोर्ड है मेरा, काफ़ी बड़ा बोर्ड है ये, और मगर अगर ज़्यादा मैं इसको पूरा लूँगा, फोकस को बनाऊँगा तो फिर आपको थोड़ा छोटा दिखाई देगा, इस वजह से मैं इतने पे ही बनाता हूँ। अब आप देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 19 में, B2 इज़ नॉट ए स्टेबल मॉलिक्यूल। देखिए जो B2 है हमारा, B2 पहला पार्ट, B2 इज़ नॉट स्टेबल। देखिए जब B2 को आप करोगे तो इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल 4, B के पास 4 होते 8 हो गए इलेक्ट्रॉन। 8 को अगर हम भरेंगे, केस पहले ही है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, हमने इस ऑर्डर में भर दिया, दो दो भरे जाते हैं इसमें। उसके बाद हमने कहा कि इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो। बॉन्ड ऑर्डर होता है हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आप गिन लीजिए 2 और 2। देखो जिसमें स्टार लगा हुआ है वो एंटी बॉन्डिंग है, जिनमें स्टार नहीं लगा हुआ है वो बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग 4 है, एंटी बॉन्डिंग 4 है, 4 - 4 1/2 0 आया। 0 का मतलब है ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इट डजंट एग्जिस्ट, ये होता ही नहीं है, ये बनता ही नहीं है। तो जब बनता ही नहीं है तो स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है। इसका मतलब है कि पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इट इज़ फर्स्ट ऑप्शन इज इन फैक्ट करेक्ट। देखिए पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, और हमको क्या लिखना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो ये तो ऑप्शन की हमें तलाश थी नहीं, हमको तो वो चाहिए था जो इनकरेक्ट ऑप्शन चाहिए था। सेकेंड पार्ट में पूछ कह रहा है कि He2 इज नॉट स्टेबल बट He2+ इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिस्ट। देखिए अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0 आती है तो वो स्टेबल नहीं होगा और एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कुछ भी आती है, 0.5, 1, 1.5, 2.0, इस तरह से कुछ भी आती है, तो आप उस बात को सीधे सीधे समझ लेना कि वो चीज़ एग्जिस्ट करता है, या कम से कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एग्जिस्ट करेगा। तो देखो He2 है, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 होते हैं He में, तो टोटल हो गए 4, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2। अगर अब हम इसको लेके चलें और इसको अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर बनाएं तो देखिए क्या होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2 - 2 0, मतलब कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन जरा हम He2+ को बनाएं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया He2+, तो इलेक्ट्रॉन He के पास 4 होते हैं, अब ये 3 हो गए। अब इलेक्ट्रॉन भरेंगे, कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, तो सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s1, ठीक है।
तो अभी यहाँ पर जब आप निकालोगे बॉन्ड ऑर्डर हाफ 2 - 1, तो ये वैल्यू आएगी तुम्हारी 0.5। इसका मतलब है एक्सपेक्टेड टू एग्जिस्ट, यानी कि ये हो सकता है। तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है, नॉट करेक्ट वाला हमें चाहिए। उसके बाद लिखा है बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ N2 इज मैक्सिमम एमंग्स द होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल बिलोंगिंग टू सेकेंड पीरियड। बड़ा टफ क्वेश्चन है भाई, मतलब आप समझ लो कि पूरा तिगनी का नाच नचा रहा है 19th क्वेश्चन। बहुत कठिन क्वेश्चन है क्योंकि हर एक ऑप्शन चेक करना है और अभी तक हम लोग सही ऑप्शन पे नहीं पहुँचे। सेकेंड पीरियड की बात कर रहा है, देखिए इसमें आप आपको बात कर रहा है सेकेंड पीरियड की, हम 19 क्वेश्चन कर रहे हैं, सेकेंड पीरियड की बात कर रहा है। सेकेंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ N2 इज मैक्सिमम अमंग द होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बिलोंगिंग टू होमोन्यूक्लियर। ये कोई होमोन्यूक्लियर बनाते ही नहीं, यहाँ से बनता है एक N2 बनता है, एक O2 बनता है, एक F2 बनता है, 3 पॉसिबल है सेकेंड पीरियड में। ये बनाता नहीं है, ये बनाता नहीं है, ये बनाता नहीं, ये बनाते हैं N2 O2 F2। N2 O2 F2 में आपको पता है कि जो N2 होता है उसमें ये होता है, O2 में ये होता है, F2 में ये होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा किस में हुआ? नाइट्रोजन में हुआ। तो ये पूछा रहा है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी ज़्यादा होगी तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो फोर्थ ऑप्शन है द ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन N2 मॉलिक्यूल इज, तो ये आपका ऑर्डर करेक्ट नहीं है, क्योंकि N2 मॉलिक्यूल के लिए ये जो दिया हुआ है ये केस सेकंड दिया हुआ है, जबकि केस फर्स्ट लगना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप ऑप्शन को देखिए ध्यान से, सिग्मा 2s है, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s है, ठीक है, सिग्मा 2s है, सिग्मा स्टार 2s है, उसके बाद सिग्मा 2pz दिया हुआ। सिग्मा 2pz तो केस सेकंड में, तो नाइट्रोजन में तो केस फर्स्ट लगेगा, इसका मतलब है वही करेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा सही आंसर हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। जरा मैं थोड़ी जगह यहाँ बना लेता हूँ, गचर पचर ज़्यादा हो गया है। ये तो हो गया था, ये भी हो गया है, 2 मिनट लगेगा बस। ये भी हो गया है, वो अलग करता हूँ। अभी 20वां क्वेश्चन है, करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। देखिए इसमें हम लगाएंगे केस सेकेंड, आराम से इसमें रख के आपको मैं बॉन्ड ऑर्डर के लिए बता रहा हूँ, हाफ Nb - Na। इसका O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो 2 आएगा, और O2 माइनस का निकालोगे तो 1.5 आएगा, और O2 प्लस का निकालोगे तो 2.5 आएगा। करेक्ट ऑर्डर आपका देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में गिवन है, तो सबसे बड़ा इसमें हो गया O2 प्लस, क्योंकि 2.5 है, उसके बाद आया O2, उसके बाद आया O2 माइनस। सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के, NCERT एक्सरसाइज के भी हो जाएंगे आपके इससे, क्योंकि MOT के क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी ठीक ठाक है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। इसमें ये सॉरी मैंने नहीं, इसमें ऑप्शन 2 करेक्ट है, क्योंकि ऐसा ऑप्शन, ये ऑप्शन आपको 2 में मिलेगा। ऑप्शन देखो 2 क्या दिया हुआ है इसी क्वेश्चन में, आप देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड, आपको मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। ये देखिए आपको ऑप्शन नंबर 2 ये है, ऐसे लिखा हुआ है O2 माइनस, उसके बाद O2 और उसके बाद O2 प्लस। O2 माइनस 1.5, उसके बाद आना चाहिए O2 प्लस, नहीं उसके बाद O2 आना चाहिए, ठीक है, और फिर सबसे ऊपर आना चाहिए O2 प्लस, ये 2.5 है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ये 20 हो गया हमारा। अभी 21 देखो, 21 देखिए स्क्रीन में क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रिक। ये इस चैप्टर का क्वेश्चन ही नहीं है, लेकिन चलो, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, ये देखिए हमको ऑप्शंस दिए हुए हैं। अभी हमको, मैं आपको एक बता रहा हूँ इतनी बार फ़ोन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में नंबर 1 पे फ्लोरीन, नंबर 2 पे ऑक्सीजन, नंबर 3 पे नाइट्रोजन।
तो सबसे ज़्यादा ये है और यहीं से पता चल रहा है 2s2 2p5। अगर आपको ये लिखा है भैया 2s2 2p5 तो हम इसके पहले 1s2 अपनी तरफ से लगाएंगे, क्योंकि पहले 1s भरता है, फिर 2s भरता है, फिर 2p भरता है। ये एटॉमिक नंबर 9 आया, 9 तो फ्लोरीन होता है, तो भैया हाईएस्ट कौन सा हो गया, यही वाला ऑप्शन करेक्ट है हमारा, पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव दुनिया में फ्लोरीन होती है और वही हमारा आंसर करेक्ट है। ये आंसर हमारा करेक्ट है, 2s2 2p5 ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नाउ लास्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 22 है। अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर गिवन बिलो, द वन हैविंग द हाईएस्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी, किसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी। ये भी क्वेश्चन देखा जाए तो कहीं ना कहीं पिछले चैप्टर का है, मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का है, फिर भी चलिए जो है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी किसकी होगी। अभी आप देखिए कि जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन, जिसका इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन दूर कम होगा। देखिए नियॉन है, ये 3p में है लास्ट इलेक्ट्रॉन, देखिए 3p में है, ये भी 3p में है, ये भी 3p में है, और ये तो बहुत बाहर चला गया। इसको तो आप अलग कर दो, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर सबसे पहले निकलेगा तो 4s वाला निकलेगा। 4s वाला काफ़ी दूर है, n की वैल्यू हाई है तो वो दूर है काफ़ी, तो उसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू कम होगी। अब लड़ाई इन तीनों के बीच में चल रही है, इन तीनों में दूरी लगभग बराबर है। न्यूक्लियस से जितना रेडियस ज़्यादा होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से और दूर होगा और आसान होगा। जितना मान लिया ये न्यूक्लियस है, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है, अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उससे निकालना सरल है, इससे और सरल है, इससे और सरल है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी सरल होता जाएगा। तो ये तो 3p1 3p3 3p2 तो बराबर है। इसमें आपका ये वाला आंसर करेक्ट है। देखिए ये आंसर आपका करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? ये आपका करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये कि 3p3 है और 3p3 है तो ये आपका हाफ फील्ड है और ये कंपैरेटिवली इन बाकियों के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो अब आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से लगाएंगे। उसके बाद आप एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस करिए, एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस उसको करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।